इंडिया न्यूज पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। हमारे खास न्यूज बुलेटिन खबर की खबर में आपका स्वागत है। क्या कश्मीर में अब आतंकियों की जड़ से सफाई का प्लान तैयार हो चुका है? हिंदुस्तान का कौन सा हथियार देखकर आज कांप उठा पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान के सबसे बड़े आतंकी का अब होने वाला है दरेन? इस बुलेटिन में हम आपको दिन भर की हर बड़ी खबर दिखाएंगे, साथ ही बताएंगे खबर के अंदर की असली खबर। तो आइए देखते हैं प्राइम टाइम का सबसे अपडेटेड बुलेटिन खबर की खबर। पुलवामा हमले के बाद एक बहुत बड़ी खबर आई है। एक ताजी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 300 से ज्यादा आतंकी अभी भी घाटी में मौजूद है, जिसमें से 100 से ज्यादा आतंकी विदेशी हैं। पुलवामा हमले के बाद आतंकियों को जड़ से खात्मे के लिए एक तरफ जहां सुरक्षा बल कमर कस चुके हैं, वहीं खुफिया एजेंसियों की निगाहें भी वादी के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। खुफिया विभाग के टारगेट पर जैश के वो आतंकी हैं जो अब भी कश्मीर में मौजूद हैं। खुफिया एजेंसियों की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जैश मोहम्मद के 22 पाकिस्तानी आतंकी अभी घाटी में मौजूद हैं। सुरक्षा एजेंसियों का पहला निशाना अब यही विदेशी आतंकी है। घाटी में जैश के स्थानीय आतंकियों की संख्या 19 है। ये सभी पाकिस्तानी हैंडलर के ट्रेंड लोग हैं, जिनकी निगरानी मसूद अजहर का चेला रऊफ करता है। घाटी में इनका सरगना सुहेल भाई है। जानकारी के मुताबिक अलग अलग संगठनों के कुल 79 पाकिस्तानी आतंकी कश्मीर में मौजूद हैं। लश्कर के स्थानीय आतंकियों की संख्या 55 है। तीसरे सबसे बड़े आतंकी संगठन हिजबुल में स्थानीय आतंकियों की तादाद 102 है। वहीं 7 विदेशी आतंकी भी इनमें शामिल है। अल-बदर में 6 स्थानीय आतंकी हैं। इसके अलावा ISJK में और अंसार गजवा उल हिंद में जाकिर मूसा सहित 3 आतंकी शामिल हैं। पुलवामा में सबसे ज्यादा आतंकी सक्रिय हैं, जिनमें 13 विदेशी और 58 स्थानीय हैं। शोपिया में भी 40-45 आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी खुफिया विभाग के पास है। आतंकियों के इस ताजा लिस्ट के जारी होने का यही मतलब है कि अब ये तमाम आतंकी ही सुरक्षा बलों का पहला टारगेट होंगे। इससे ये भी साफ हो जाता है कि आने वाले दिनों में कश्मीर में जारी आतंक विरोधी ऑपरेशन ऑल आउट में अब और तेजी आएगी। पुलवामा मामले की जांच के लिए NIA ने दोबारा केस किया दर्ज। जांच के लिए एक जांच दल भी गठित कर दिया गया है। पुलवामा आतंकवादी हमले की जांच के लिए फिर से मामला दर्ज कर NIA ने ये जांच औपचारिक रूप से अपने हाथ में ले ली। NIA की 12 सदस्यीय टीम और CFSL के एक्सपर्ट पहले से ही श्रीनगर में कैंप कर रहे हैं। NIA की टीम कई बार पुलवामा हमले के स्पॉट से सैंपल ले चुकी है। NIA कॉन्वॉय हमले में शामिल संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर से भी पूछताछ करेगी। धमाकों में इस्तेमाल किए गए विस्फोटकों का प्राइमरी एक्सप्लोजिव डिटेक्शन टेस्ट हो चुका है। इन धमाकों में फिलहाल RDX के इस्तेमाल की बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक धमाके में करीब 25 से 30 किलो RDX का इस्तेमाल हुआ था। धमाके की कार किट को तैयार होने में 3 से 4 दिन लगे थे। RDX को प्लास्टिक के डिब्बे में रखा गया था और स्विच स्टीयरिंग के पास लगाया गया था। हालांकि जानकारों की राय है कि इतने बड़े धमाके को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने RDX के साथ साथ अमोनियम नाइट्रेट जैसे अन्य विस्फोटकों का इस्तेमाल भी किया होगा। इस दिशा में भी NIA की जांच जारी है। आपको बता दें कि हमले के सिलसिले में 7 लोग पहले ही हिरासत में हैं, जिनसे लगातार पूछताछ हो रही है। इसके अलावा सेना पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड गाजी राशिद को भी मौत के घाट उतार चुका है। इसके अलावा खुफिया एजेंसियां उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट का भी आकलन कर रही है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि कुछ हफ्ते पहले पिट्ठू बैग लिए संदिग्ध आतंकी घाटी में दाखिल हुए थे। NIA की जांच का असल मकसद अब वो सबूत जुटाना है जो ये साबित कर सके कि पुलवामा हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी और वहीं इस हमले का सारा ताना बाना बुना गया था। पुलवामा, उरी, पठानकोट और संसद पर हमले का गुनाहगार मसूद अजहर का अब बचना मुश्किल है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने यूनाइटेड नेशन से मसूद को ग्लोबल आतंकवादी घोषित करने की मांग की है। पुलवामा हमले के बाद एक्शन में आए भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ दी है, जिसमें भारत को कूटनीतिक सफलता भी मिली है। उरी, पुलवामा, पठानकोट और संसद हमले का मास्टरमाइंड और जैश का सरगना आतंकी मसूद अजहर चारों तरफ से घिरता नजर आ रहा है। दुनिया के ताकतवर देशों में से एक और भारत के दोस्त फ्रांस ने मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है।
इस प्रस्ताव को अमेरिका और ब्रिटेन ने भी समर्थन देने का फैसला किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के राजनीतिक सलाहकार फिलिप ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से इस बारे में बात भी की। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग में फ्रांस पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने की मांग करेगा। हालांकि फ्रांस की राह में सबसे बड़ा रोड़ा चीन है। फ्रांस ने 2017 में मसूद अजहर पर बैन लगाने वाला प्रस्ताव यूएन में रख दिया था, लेकिन पाकिस्तान का हमदर्द चीन ने 2017 में वोटों का इस्तेमाल करते हुए प्रस्ताव को ये कहते हुए खारिज कर दिया था। पाकिस्तान के बहावलपुर में जन्मे मसूद अजहर ने कश्मीर में हमलों के लिए हरकत उल मुजाहिदीन की नींव रखी थी। आतंकी सरगना मसूद अजहर को भारत ने 1994 में गिरफ्तार किया था, लेकिन 1999 में काठमांडू से इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 के अपहरण के बाद भारत ने मसूद अजहर को छोड़ दिया था, जिसके बाद मसूद अजहर ने 2002 में जैश-ए-मोहम्मद का गठन किया। मसूद पर पुलवामा के पहले उरी, पठानकोट, संसद, जम्मू विधानसभा में हमले का आरोप है। ऐसे में साफ है कि अगर यूएन में आतंकी मसूद अजहर को बैन लगाने वाला प्रस्ताव पास होता है तो ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने जैसी बात होगी। इससे पहले भी 2017 में फ्रांस की तरफ से ये मांग की गई थी कि आतंकी मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन फ्रांस की मांग के बाद चीन ने ऐतराज जताया और ये मांग खारिज हो गई। अगर आतंकी मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है तो फिर उसके लिए बच पाना नामुमकिन साबित होगा। बेंगलुरु के एयर शो से आज देश का सीना चौड़ा करने वाली तस्वीरें सामने आई। जैसे ही आज राफेल विमान ने एयर शो में उड़ान भरी, लोगों का उत्साह और रोमांच दोगुना हो गया। राफेल फ्रांस का वो युद्धक विमान जिसे लेकर पिछले कुछ महीनों से भारतीय राजनीति में चर्चा का बाजार गर्म है। राफेल कैसा है, इसे देखने और इसके बारे में जानने की कोशिश हर भारतीयों के दिल में है। एयर शो 2019 में राफेल ने जैसे ही उड़ान भरी, ये साफ हो गया कि हिंदुस्तान का ये योद्धा दुश्मनों के घर में घुसकर तबाही मचा सकता है। राफेल की अधिकतम रफ्तार 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 3700 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर मार करने में सक्षम है। डबल इंजन वाले राफेल को हवा से हवा और हवा से जमीन तक मार करने में महारत हासिल है। ये सिर्फ 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इस विमान में 4700 किलो तक की ईंधन क्षमता है। ये 1.30 mm की गन से एक बार में 125 राउंड गोलियां दागने में सक्षम है। खास बात यह है कि राफेल स्टॉर्म शैडो जैसी घातक मिसाइलों से लैस है। साथ ही फाइटर जेट राफेल परमाणु हमला भी कर सकता है। एयर शो की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही थी। रिहर्सल के दौरान आसमान में 2 सूर्य किरण विमान के टकराने से एक पायलट विंग कमांडर साहिल गांधी की जान चली गई थी। आज लड़ाकू विमान राफेल ने धीमी रफ्तार से उड़ान भरकर विंग कमांडर को श्रद्धांजलि दी। इस एयर शो में दुनिया भर की 100 से ज्यादा कंपनियां भाग लेने जा रही हैं, जिसमें अमेरिका की बोइंग जैसी बड़ी कंपनियां भी भाग ले रही हैं। जाहिर है बेंगलुरु का आसमान अगले कुछ दिनों तक आसमान की गड़गड़ाहट से गूंजता रहेगा। 24 फरवरी तक चलने वाले इस एयर शो में तेजस, राफेल और सुखोई जैसे एयरक्राफ्ट न सिर्फ अपना कर्तव्य दिखाएंगे बल्कि अपना आसमान के अंदर अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। भारत और सऊदी अरब के बीच आतंकवाद, रक्षा, ऊर्जा के 5 बड़े समझौते किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्टेटमेंट में साफ किया कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों देश मिलकर साथ खड़े होंगे और आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर का खात्मा करने के लिए एक साथ खड़े नजर आएंगे। 2 दिन के भारत दौरे पर आए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का राष्ट्रपति भवन में शाही स्वागत किया गया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की अगवानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। सऊदी अरब के प्रिंस को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद दोनों देशों के राजनयिकों की ज्वाइंट मीटिंग हुई। भारत सऊदी अरब के बीच आतंकवाद, रक्षा, ऊर्जा समेत 5 अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए।
पीएम मोदी ने संबोधन में पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि भारत और सऊदी अरब आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए साथ हैं। आपको बता दें कि कल जब क्राउन प्रिंस दिल्ली आए तो प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट जाकर उनका स्वागत किया। मोदी ने अपने कार्यक्रम में 12वीं बार प्रोटोकॉल तोड़ा और विदेशी मेहमान को रिसीव करने एयरपोर्ट गए। साफ है कि आतंकवाद को लेकर भारत पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेरने में जुटा है। ऐसे में भारत सऊदी की नजदीकी आगे चलकर फायदेमंद साबित हो सकती है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनका शानदार स्वागत किया। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन ने भी सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। स्वीडन की टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन को 550 करोड़ बकाया न चुकाने को लेकर आज अदालत ने अनिल अंबानी और सहयोगी कंपनियों के 2 डायरेक्टर्स को कोर्ट की अवमानना का दोषी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कह दिया है कि 4 हफ्ते के भीतर बाकी बचे 453 करोड़ रुपए कंपनी को चुकाने होंगे और अगर ऐसा नहीं करते तो 3 महीने की जेल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एरिक्सन कंपनी के 550 करोड़ रुपए के बकाये को लेकर रिलायंस कम्युनिकेशंस के मुखिया अनिल अंबानी और उनके ग्रुप की कंपनियों के 2 डायरेक्टर्स को अवमानना का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि आरकॉम ने जानबूझकर एरिक्सन को पैसे का भुगतान नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लहजे में 4 हफ्ते के अंदर बकाया पैसे चुकाने का निर्देश जारी किया है। एरिक्सन ने 2014 में आरकॉम का टेलीकॉम नेटवर्क संभालने के लिए 7 साल की डील की थी। उसका आरोप है कि आरकॉम ने 1500 करोड़ रुपए की बकाया रकम नहीं चुकाई। पिछले साल दिवालिया अदालत में सेटलमेंट प्रक्रिया के तहत एरिक्सन इस बात के लिए राजी हुई कि आरकॉम सिर्फ 550 करोड़ रुपए का भुगतान कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम को 15 दिसंबर तक का भुगतान करने का आदेश दिया था, लेकिन अनिल अंबानी ने कोर्ट की बात को अनसुना करते हुए एरिक्सन को बकाया पैसा नहीं लौटाया। पहले से ही 45,000 करोड़ के कर्ज में डूबी रिलायंस कम्युनिकेशंस के लिए सुप्रीम कोर्ट का नया फरमान नई मुश्किलें पैदा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले अनिल अंबानी को 15 दिसंबर 2018 तक बकाया चुकाने के निर्देश दिए थे। ऐसा न होने पर एरिक्सन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वारदा चिटफंड घोटाले को लेकर एक खबर कोलकाता से। कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार का ममता सरकार ने तबादला कर दिया है। ये कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार हैं। वही राजीव कुमार जिनको लेकर सीबीआई बनाम ममता की लड़ाई कोलकाता से दिल्ली तक पहुंच गई थी। अब पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने राजीव कुमार को प्रमोशन देते हुए सीआईडी का एडिशनल डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बना दिया। इससे पहले 16 और 17 फरवरी को सीबीआई ने राजीव कुमार से लंबी पूछताछ की। सीबीआई अधिकारियों ने राजीव कुमार और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद कुणाल घोष से शारदा चिटफंड और रोज वैली घोटालों के बारे में आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब किए। राजीव कुमार के शिलांग से लौटते ही ममता सरकार ने उनका ट्रांसफर और प्रमोशन कर दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 40,000 करोड़ के शारदा चिटफंड और रोज वैली घोटाले की जांच के लिए राजीव कुमार की अगुवाई में एसआईटी की टीम बनाई थी। राजीव कुमार पर जांच के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी और राजीव कुमार सीबीआई की जांच के घेरे में। खबर की खबर ये है कि राजीव कुमार पर सीबीआई के कस्ते शिकंजे से कोलकाता पुलिस की छवि तो खराब हो ही रही थी, लेकिन अब राज्य सरकार भी आने वाले दिनों में राजीव कुमार की वजह से उन्हें भी फजीयत का सामना करना पड़ सकता है। खबर की खबर में खेल की खबर है, इंडिया न्यूज की मुहिम से जुड़ी हुई। जब पुलवामा अटैक के बाद इंडिया न्यूज ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट न खेलने की मुहिम छेड़ी थी, जिसका असर अब दिखने लगा है। अब हर कोई पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच का बायकॉट कर रहा है। 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद से ही इंडिया न्यूज ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट न खेलने की मुहिम छेड़ी थी और अपने हर स्पोर्ट्स बुलेटिन में पाक के साथ मैच का बहिष्कार करने की अपील की थी, जिसका असर अब पूरे देश में देखने को मिल रहा है और हर कोई पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के खिलाफ है। वहीं दूसरी ओर 27 फरवरी को आईसीसी की बैठक में भी ये मुद्दा उठाया जा सकता है। वहीं इंडिया न्यूज ने यूट्यूब स्पोर्ट्स पेज के जरिए भी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया था और 15 फरवरी से लगातार इस मुद्दे पर अपनी राय रखी थी, जिसको लोगों ने काफी पसंद भी और शेयर किया।
पाक के साथ क्रिकेट खेलने पर रोक को लेकर आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला ने भी अपना बयान दिया है और उनका कहना है कि अगर भारत सरकार मना करती है तो पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं होगा। That we can't say, right now the World Cup is far away. Let's see what happens. Our position and policy is very clear. Unless government gives us a nod, we are not going to play with Pakistan. भारत के हर कोने से आवाज उठने लगी है और अब हर कोई भारतीय आतंक और क्रिकेट साथ में नहीं देख सकता। खबर की खबर में खेल की खबर का मुद्दा आज यही है कि दुनिया भर में कम से कम क्रिकेट जगत में पाकिस्तान अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। हालांकि जो आईसीसी ने बयान दिया है उसके बाद कुछ राहत की सांस पाकिस्तान ने जरूर ली होगी, लेकिन 27 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें फैसला हो जाएगा कि भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा या नहीं। हिंदी साहित्य से एक गमगीन कर देने वाली खबर। हिंदी के विख्यात आलोचक और साहित्यकार नामवर सिंह को आज आखिरी विदाई दे दी गई। हिंदी के शिखर आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह का बीती रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। वे 93 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से वह अस्वस्थ चल रहे थे। कुछ क्षति ऐसी होती है जो कि कभी पूरी नहीं की जा सकती जो है, और वैसे तो मतलब कि हर आदमी का अपना अलग होता है, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि जो उनके जाने से जो क्षति हुई है परिवार की और हिंदी साहित्य की जो क्षति हुई है वो पूरी नहीं की जाएगी। नामवर सिंह ने हिंदी साहित्य में आलोचना विद्या को नई पहचान दी। उनकी प्रमुख आलोचक पुस्तकें हैं आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, छायावाद, इतिहास और आलोचना, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद और संवाद। आलोचना और समालोचना शब्द नहीं मिला, कोश में है आपटे की, लेकिन काव्य शास्त्र के किसी ग्रंथ में सहजय तो है। आपटे की डिक्शनरी में आलोचना भी है और समालोचना भी है, लेकिन आलोचना और समालोचना नाम का राधा वल्लभ जी बता सकते हैं, प्रकाश डाल सकते हैं, इस नाम का कोई ग्रंथ संस्कृत में नहीं है। आलोचना शास्त्र और समालोचना शास्त्र ये हिंदी की मौलिक, कह लीजिए इसे मौलिक कह सकते हैं। नामवर सिंह को यूं तो बतौर आलोचक ही साहित्य जगत जानता है, लेकिन उनका कवि मन भी कई बार सशक्त अभिव्यक्ति के साथ सामने आया। उनकी कविताओं में आज तुम्हारा जन्म दिवस, उनय उनय भाद्रे, कभी जब याद आ जाते, कोजागर, नभ की नीले सूनेपन में, नहीं बीतती सांझ, पारदर्शी नील जल में, फागुनी शाम आदि की चर्चा रही। नामवर सिंह पढ़ने की धुनी और याददाश्त के धनी अद्भुत प्रतिभाशाली साहित्यकार थे। उनकी मेधा का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 27-28 साल की उम्र में छायावाद जैसी किताब लिखकर खलबली मचा दी। कहानी में नई कहानी और कविता के नए प्रतिमान के जरिए उन्होंने हिंदी साहित्य की स्थापित धारणाओं को तोड़ दिया। बनारस के पास चंदौली जिले के जियनपुर गांव में पैदा हुए नामवर सिंह ने शुरुआती पढ़ाई गांव में की और बाद में बीएचयू में एमए और पीएचडी की। वे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे। पीएचडी करने के बाद वे बीएचयू में पढ़ाने लगे और 1959 में कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े। चुनाव हार गए और नौकरी छूट गई। 1971 में कविता के नए प्रतिमान पुस्तक पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1974 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए और 1992 तक वही बने रहे। नामवर सिंह ने करीब 6 दशकों में हिंदी आलोचना को एक नई ऊंचाई और एक नई बुलंदी पे पहुंचाया था। आज उन तमाम रचनाकारों की आंखें नम हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, जिन्हें उन्होंने बड़ी ही तल्खी के साथ हिंदी साहित्य की कसौटी पे कसा था।